हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आपका अपने चैनल ऋषि कंपटीशन क्लासेस पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मौलिक अधिकारों पे होने वाला है। और मौलिक अधिकार विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो दोस्तों, हम जो है ये टॉपिक शुरू करते हैं। आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स ये क्या होते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए जरूरी होते हैं। जैसे कि इन अधिकारों के द्वारा ये जो है, अगर ये अधिकार हमें ना मिले तो हम अपना विकास अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। जैसे कम से कम हमको बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें घूमने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें व्यापार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो अधिकार हैं, ये सब आपके मूल अधिकार हैं। आपके अपने जीवन की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि आपको अपना जीवन जो है कैसे जीना है, कैसे विकसित करना है, इन सब की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसकी भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये सब जो है आपके मौलिक अधिकारों में आते हैं। तो मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा आपको प्रदान किया गया, ताकि आप अपना जीवन अच्छे से जो है विकसित कर सकें। तो मौलिक अधिकार वो अधिकार होता है जो किसी भी व्यक्ति को उसके विकास के लिए जरूरी होता है, उसे हम जो है मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो देखते हैं दोस्तों, ये इसको जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, कहाँ से लिया गया था इसको, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, यूएसए से लिया गया था फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और ये जो है ये संविधान के भाग 3 में है। तो मौलिक अधिकारों की अगर बात की जाए तो संविधान के भाग 3 में है। और संविधान के भाग 3 में अगर जो है बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार पाया जाता है। अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार पाया जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे जो है भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा जो होता है दोस्तों, वो अधिकारों का प्रपत्र होता है, एक ऐसा पत्र जिसमें आपके अधिकार लिखे गए हो, तो उसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। बेसिकली ये जो है इंग्लैंड से लिया गया एक टर्म है, क्योंकि वहाँ के राजा ने वहाँ यानी कि इंग्लैंड जो है देश के निवासियों के लिए, वहाँ के नागरिकों के लिए अधिकारों का एक प्रपत्र जारी किया था, जिसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार से, क्योंकि यहाँ के नागरिक यानी भारत के नागरिकों के लिए भी, वहाँ के उनके नागरिकों यानी भारत के नागरिकों के लिए भी मूल अधिकारों के रूप में भाग 3 में रखा गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहेंगे। किसको कहेंगे? भाग 3 को कहेंगे, क्योंकि भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकारों को रखा गया। अब देखते हैं कि जो है संपत्ति का अधिकार, आपको पहले ही यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि संपत्ति जो है, पहले जो है संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, लेकिन इसको जो है अब हटा दिया गया है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया। ठीक है, टोटल पहले जो है 7 अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे, जिसमें से एक मौलिक अधिकार यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया है। तो टोटल अब 6 मौलिक अधिकार बनते हैं। ठीक है, बचते हैं, और इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो मौलिक अधिकार को जो है, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया था, किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन, जो कि जो है 1978 में हुआ था, उसके द्वारा इसको हटा के जो है आपको ये जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो अब ये जो है संपत्ति का अधिकार क्या रह गया, कानूनी अधिकार रह गया। तो दोस्तों, हम जो है शुरू करते हैं। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ 3 अधिकारों की बात की जाएगी। पहली स्वतंत्रता जो है समानता का अधिकार, और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इन तीनों की बात की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझेंगे जो है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, पहले इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो मौलिक अधिकार है वो आपका है समता या समानता का अधिकार। ठीक है, तो समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार आपका जो है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। ठीक, इसके बाद तीसरा जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, ये आपका अनुच्छेद 23 और 24 है। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आपका अनुच्छेद 25 और
25 से लेके जो है आपका 28 तक आता है। ठीक है, इसके बाद बात की जाए दोस्तों तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपके अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक है। ठीक, इसके बाद सबसे लास्ट अधिकार अंतिम जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद आपका 32 है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप इसको जो है इसके द्वारा याद कर सकते हैं, EFERER मतलब इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, और ये आपका जो हो जाएगा लिबर्टी का हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता यही है। फ्रीडम यहाँ पे लिया है, इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, एजुकेशनल। ठीक है, और इसके बाद आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसको आपको जो है ध्यान में रखना है कि ये समानता का, पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ जो है इस लेक्चर में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले अधिकार, दूसरे अधिकार और तीसरे अधिकार के बारे में, और अगले 3 अधिकारों की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, यानी कि धार्मिक, संस्कृति और संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो है आपका समानता का अधिकार, यानी ये अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। तो समानता का अधिकार जो है आपका, समता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। इसमें हम पहले अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 14 जो कि बताता है विधि के समक्ष समता का अधिकार, यानी कानून के समक्ष हर एक व्यक्ति समान होगा, चाहे वो राजा होगा, चाहे वो रंक होगा, यानी कि चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो, कानून के सामने सबको समान माना जाता है या सबको समान माना जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे समता का अधिकार। तो देखेंगे दोस्तों इसमें क्या लिखा है। इसका अर्थ है कि कानून के सामने सब एक समान है तथा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, उन पर एक समान कानून जो है लागू करेगा। ठीक है, तो ये आपका समता का अधिकार, आपका आर्टिकल नंबर 14। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि समता का अधिकार है, अनुच्छेद कौन सा है उसका पूछ सकता है। तो अनुच्छेद आपका 14 समता का अधिकार। उसके बाद आपका आ जाता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या है कि जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे और जन्म स्थान के आधार पे जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, ना राज्य कर सकता है, ना ही कोई व्यक्ति कर सकता है। तो अनुच्छेद 15 आपका ये है, यानी राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जो है जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी राज्य किसी भी नागरिक के साथ ऐसा भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके बाद है आपका अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या है कि यह है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी ये बात करता है अवसर की समानता की बात करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 किसकी बात करता है, अवसर की समानता, यानी किसी भी व्यक्ति के पास जो अवसर होना चाहिए वो सबको समान मिलना चाहिए, ना कि असमान। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों कि लोक नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद आरक्षण। अब आप सोच रहे होंगे कि आरक्षण तब क्यों दिया जाता है जब सबको समान अवसर दिया जाता है, तो आरक्षण क्यों लागू किया गया। तो आरक्षण दोस्तों इसलिए लागू किया गया क्योंकि जो है जातियां या जो समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ा रहा है, जो है उसका इतिहास रहा है कि वो लोग पिछड़े रहे हैं, कभी किसी प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं रहे हैं या उनको पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, तो उनको जो है समाज में एक इक्वलिटी के स्तर पर लाने के लिए कुछ उनको सहारा, कुछ उनको आरक्षण दिया जाता है ताकि वो भी समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सके और अपने आप को जो है ये जो हीन समझते हैं कि हम बहुत पीछे हैं और हम दलित हैं, ये विचार उनके मन से निकल जाए और लोगों के मन से ये चीज़ें समाप्त हो ताकि समाज में एक प्रकार की इक्वलिटी बने, समानता का स्तर बने। इसीलिए जो है अवसर की समानता में जो है एक अपवाद देखने को मिलता है, आरक्षण। ठीक है, इसके बाद हम अगले अनुच्छेद की बात करें तो आपका अनुच्छेद 17 ये जो है छुआछूत को समाप्त करता है, यानी ये
अस्पृश्यता का अंत कर देता है। तो इसमें क्या था कि इसके अंतर्गत अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और किसी भी धर्म, जाति, रंग के आधार पर उसे छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ हम उसके धर्म, जाति आदि के आधार पे छुआछूत जैसा भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी सबको समान माना जाएगा कि आप अगर किसी व्यक्ति को छू दे, आप दलित हैं, तो वो व्यक्ति आपका विरोध नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। छुआछूत जैसी समस्या को पूरी तरीके से संविधान में लिख के इसको समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि ये प्राचीन समय से जो है लगभग जो हमारे देश में ये काफ़ी ज़्यादा कुप्रथा चली आ रही थी कि जो छोटे जातियों के लोग होते थे वो और जो है बड़ी जातियों के लोग छोटे जातियों से टच नहीं कराते, जैसे जिनको हम दलित कह देते हैं आज के समय में। ठीक है, इसके बाद आपका अनुच्छेद 18 आ जाता है। तो अनुच्छेद 18 दोस्तों है ये उपाधियों का अंत करता है, यानी किसी भी व्यक्ति को उपाधि नहीं प्रदान की जा सकती, जैसे महाराजा धीराज। ठीक है, तो ये सब जैसी उपाधियां जो है नहीं दी जाएंगी। इसके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। अब भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम के पहले कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता। ठीक है, इसके उदाहरण के रूप में देखेंगे तो स्वतंत्रता से पूर्व कुछ उपाधियां जैसे कि महाराज, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर, इस तरह की सब उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। यानी अब कोई भी व्यक्ति अपने आगे महाराज, राय बहादुर और सुल्तान, बादशाह ये शब्द नहीं लगा सकता है। सबको समान जो है रहने का अधिकार है, समान तरीके से सबका जो है वो जो है नामकरण रहेगा कि वो जो है ये ना फील हो कि ये व्यक्ति बहुत विशेष है। यानी नाम के आगे कोई भी ऐसे जो है शब्दों का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके बाद है कि राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण आदि के लिए जो है किए जा सकते हैं, यानी उनका उपयोग जो है किया जा सकता है और इन्हें आप जो है उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। यानी अगर आपको जो है किसी भी व्यक्ति को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और ये जो है भारत रत्न अगर जो है सम्मानित किया जाता है तो इसका भी जो है उपाधि के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, यानी नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि इन्हें भी जो है आप उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। यानी अगर किसी भी व्यक्ति को ये पुरस्कार मिले हुए हैं तो वो भी जो है अपने नाम के आगे इनका उपयोग नहीं कर सकता है। इसके बाद है एक अपवाद है कि एजुकेशन और आर्मी में जो है जो रैंक दिया जाता है एजुकेशन और आर्मी में, ठीक है, जैसे कि प्रोफेसर, जैसे कि ब्रिगेडियर, जैसे कि डॉक्टर, तो इनके जो है अपने नाम के आगे ये लोग अपना जो है उपाधि लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो है एजुकेशन और आर्मी उनका हौसला बढ़ाने के लिए वो अपने नाम के आगे उपाधियों को अपने लगा सकते हैं। लेकिन बाकी ये लोग जो है जैसे कि जो भारत रत्न पाए हैं या कोई महाराजा धीराज है तो वो अपने नाम के आगे उपाधियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले अनुच्छेद की बात करें तो देखते हैं ये समानता का अधिकार। अगर हम छोटा छोटा जो है बात करें कि समानता का अधिकार क्या है, तो ये समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, जो आपको विस्तार से पढ़ाया गया उसी को एक शॉर्टकट में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता को जो है बताता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जो है भेदभाव का विरोध करता है। इसके बाद अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता को लगाता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत कर देता है और अनुच्छेद आपका 18 उपाधियों का अंत करता है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इन्हीं में से जो है पूछेगा समानता के अधिकार में, तो आप इन चारों अनुच्छेदों को अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका अगला अनुच्छेद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ये काफी अच्छा अधिकार है आपका, क्योंकि ये अनुच्छेद 19 से लेके जो है 22 तक पाया जाता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक कौन सा अधिकार पाया जाता है? आपका स्वतंत्रता का अधिकार पाया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्रता का जो है अधिकार प्राप्त है। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, यानी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत और भी उसके पार्ट्स हैं, यानी अनुच्छेद 19 के भी 6 पार्ट हैं और जो है पहले जो है 7 था लेकिन बाद में ये 6 हुआ। तो 6 प्रकार के अधिकार आपको इसमें मिलते हैं, किसमें? अनुच्छेद 19 में। तो पहला जो अधिकार है वो बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो इसी अधिकार के बल पर जो है आप जो है देख सकते हैं कि जो प्रेस की स्थापना हुई देश में हमारे
प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता को जो है बोलने की स्वतंत्रता का जो है एक उदाहरण माना जा सकता है। आपको भी जो है जो आप अपना विचार अभिव्यक्त करते हैं सोशल मीडिया पर, वो सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं, वो सब आपके बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में आते हैं, जो कि आपका आर्टिकल 19A है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि आर्टिकल आपका 19B जो है वो सभा करने की स्वतंत्रता है। यानी कि आप जो है कोई भी सभा कर सकते हैं, जिसमें लोगों को बुला सकते हैं, लेकिन वो सभा शांति जो है उसमें होनी चाहिए, कि उससे कोई व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का सिचुएशन ना आए। शांतिपूर्वक आप सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। तो ये सभा यानी कि सम्मेलन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए आपको। ठीक है, सम्मेलन की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, सभा या सम्मेलन दोनों बात एक ही है। इसके बाद तीसरा है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप संगठन भी बना सकते हैं और संगठन के द्वारा आप सभा भी कर सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता आपको प्राप्त जो है प्रदान की जाती है आर्टिकल 19C के द्वारा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि आर्टिकल जो है आपका 19D, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, इसके बाद आपका आर्टिकल 19E जो है दोस्तों, वो किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता यानी बसने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आप देश के किसी भी हिस्से में जाके बस सकते हैं, ये इसका अधिकार आपको मिलता है आर्टिकल 19E से। दोस्तों जो आर्टिकल 19F है दोस्तों, ये संपत्ति का अधिकार था, जो कि मूल अधिकार था, इसको जो है समाप्त कर दिया गया है और अब ये जो है कानूनी अधिकार बन गया है, जो कि आपको पहले ही जो है आपको बताया गया है वीडियो की शुरुआत में ही। इसके बाद आपका जो लास्ट है 19G, ये है व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो ये पूरी तरीके से स्वतंत्रता जो है, एक व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, बसने की स्वतंत्रता है और व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो ये स्वतंत्रता जो है व्यक्ति के स्वयं के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले अनुच्छेद की। तो आपका ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है, ये इसमें जो है अनुच्छेद 20 की बात करें तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई दोषारोपण कर देता है तो उसको जो है कैसे अपने बचाव के लिए वो क्या कर सकता है, उसके बारे में बात की गई है। तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। कौन कौन सा? कि एक अपराध की एक सजा होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सजा मिलनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को। जो अपराध करते समय उसके लिए जो सजा निर्धारित की गई है व्यक्ति को वही सजा मिलेगी। ये नहीं कि आप जो है बाद में दूसरा कोई कानून बना लें और उसके आधार पर उस व्यक्ति को सजा दें, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है आपका, खुद के खिलाफ गवाही देने को बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी व्यक्ति अगर अपने ही खिलाफ गवाही दे देता है तो उसको कोर्ट में नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया है। आपके आर्टिकल 20 का जो तीसरा पार्ट है उसमें लिखा गया। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आपका जो पार्ट है दोस्तों, अनुच्छेद है यानी मूल अधिकार है, वो आपका है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 21 है। ये मैक्सिमम नंबर जो है पूछा जाता रहा है एग्जाम्स में कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है, किसकी? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार, यानी जीवन वो जी सकता है, ठीक है, लेकिन कानून के अंतर्गत। ये नहीं कि आप जो है आपका अधिकार वहीं तक है जहां तक किसी दूसरे का अधिकार सीमित ना हो। यानी आप किसी दूसरे के अधिकार पर अगर अतिक्रमण करेंगे तो वहाँ पे जो है आपके अधिकार भी जो है वो उस जो है संकट में आ सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार जो है नहीं छीना जा सकता। आर्टिकल 21A जो है वो आपका शिक्षा का अधिकार, ये आपका मूल अधिकार बना दिया गया है। ये किसके द्वारा बनाया गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 आयु के जो है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों के लिए एक निःशुल्क और अनिवार्य जो है शिक्षा जो है का प्रावधान किया गया है। यानी 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं वो उनको शिक्षा राज्य के द्वारा प्रदान ही की जाएगी। तो इसको जो है एक मूल अधिकार बनाया गया, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 21A है।
तो आर्टिकल 21 ये शिक्षा का अधिकार है, जो कि मूल अधिकार आपका बनाया गया 2002 में। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं आर्टिकल नंबर 22। तो आर्टिकल नंबर जो 22 है आपका, वो गिरफ्तारी से जो है संरक्षण का अधिकार देता है। तो इसमें आप देखेंगे क्या है कि अपराध के बाद, ठीक, और अपराध से पहले, इन दो अधिकारों की बात किया गया है। ठीक है, तो गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में जो है आप देखेंगे कि अपराध के बाद आप जो है अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि हिरासत में लेने का जो कारण जो है वो बताना होगा। अगर पुलिस आपको हिरासत में लेती है, किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेती है, तो उसको उसका कारण बताना होगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना पड़ेगा। किसको पेश करना पड़ेगा? पुलिस को। अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, तो उस व्यक्ति को जो है हिरासत में लेने से पहले उस व्यक्ति को उसको कारण बताना पड़ेगा। पुलिस अगर किसी भी व्यक्ति को जो है हिरासत में लेगी, तो उसको उसका कारण बताएगी कि किस जुर्म में आपको जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, और 24 घंटे के अंदर उसे जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार भी प्राप्त होगा। यानी जो अपराधी होगा वो अपने पसंद के वकील से जो है वो जो है उसकी सहायता से वो जो है अदालत में पेश हो सकता है। इसके बाद बात करें दोस्तों कि अपराध से पहले वो कैसे संरक्षण प्राप्त कर सकता है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ कुछ सिचुएशंस में सरकार के द्वारा या पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही डिटेन कर लिया जाता है, यानी कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उस संबंध में व्यक्ति के पास कौन से अधिकार होते हैं, उनकी चर्चा की गई है। तो देखेंगे जो है संविधान के इस अनुच्छेद यानी 22 में इसके बारे में क्या कहा गया है। तो निवारक निरोध कानून कहते हैं इसको। कौन सा कानून कहते हैं? निवारक निरोध का कानून कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, और वारंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि ऐसे ही व्यक्ति को ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि आपको किस अपराध के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। यानी व्यक्ति को जब कैद कर लिया जाएगा तो 3 महीने तक इसको जेल में रख सकते हैं, और इस अवधि के दौरान वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद आपका 22 है। इसके बाद दोस्तों ये अनुच्छेद 22 खत्म हो जाता है, जो कि अनुच्छेद 22 यानी स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक था, वो यहीं पे समाप्त होता है। उसके बाद आपका अधिकार जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है आपका आर्टिकल नंबर 23 और 24 है। तो आप देखेंगे अनुच्छेद जो है आपका 23, अनुच्छेद 23 जो है दोस्तों वो मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी को जो है प्रतिबंधित करता है। इन दो चीजों को प्रतिबंधित करता है। कौन सा? कि किसी भी व्यक्ति का जो है दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता, यानी व्यक्ति को ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। और दूसरा बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को बांध कर काम कराया नहीं जा सकता, यानी कि उसको बिना पैसा दिए, ठीक है, बिना उसके मन का जो है उसमें सहमति लिए उसको जो है काम नहीं कराया जा सकता। तो आप इसमें देखेंगे तो इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को खरीद बिक्री नहीं की जा सकती, यानी किसी भी व्यक्ति को ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, और ना ही उसे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती है। इसका उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध है। यानी किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी भी काम करने के लिए प्रेशर नहीं डाला जा सकता है उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपका अनुच्छेद 24 जो कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है, यानी किसी भी उद्योग में बच्चों को काम नहीं कराया जा सकता। तो इसमें देखेंगे 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खाद्यान्नों या अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी ऐसे कामों के लिए बच्चों का उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता जिसमें उनके जीवन का खतरा हो। ठीक है, जिसमें उनके जीवन को खतरा हो सकता है, ऐसे काम नहीं कराए जा सकते। तो दोस्तों यहीं पे आपका ये लेक्चर समाप्त होता है, और अगर लेक्चर दोस्तों आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।